स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। हम बात कर रहे हैं उस मुल्क की जहां से सिर्फ और सिर्फ आतंक परस्ती की तस्वीर नजर आती है, जहां पर सिर्फ साजिशों के पुलिंदे नजर आते हैं। पाकिस्तान खास बाशिंदों के विशेष दर्द की, भारत के लोगों को सुकून पहुंचाने वाला है। जी हां, आज हम आपको बताने जा रहे हैं पाकिस्तान के आतंकियों की दास्तान। दरअसल जिस तरह से खुद आतंकियों की जुबानी जो कबूलनामा आया, उससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। पहले सुनाते हैं आपको। वो तौहीद का अलंबरदार था। इस जुर्म के अंदर हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसीज ने उसको यहाँ आजाद कश्मीर के अंदर भी अमन और चैन से नहीं रहने दिया। अपने जर खरीद एजेंटों के जरिए से उसको यहाँ पर शहीद किया गया। ये पहला वाकया नहीं है। गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर 30 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया। किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में, किसी को रावलाकोट में, किसी को मुजफ्फराबाद में। जुर्म क्या है? जुर्म सिर्फ ये है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं, पूजा करने वाले नहीं हैं। तो सुना आपने, पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी किस तरह से अब तड़प रखे हैं, चुन चुन कर मारे जा रहे हैं, और आतंकवादी का ही ये दर्द है। आपको पूरा मामला मैं बताती हूँ। बीते करीब 4 सालों में पाकिस्तान में करीब 30 आतंकवादियों की मौत हुई, और यही दर्द लश्कर-ए-तोयबा के कमांडर रिजवान हनीफ की जुबान पर आ गया। उसने बखूबी बताया कि पाकिस्तान में बीते 3 से 4 सालों के अंदर उसके ग्रुप के करीब 30 सदस्यों की हत्या की गई है, और ये हत्याएं हुई हैं पीओके, रावलपिंडी, कराची और दूसरी अन्य जगहों पर। और रिजवान ने इन हत्याओं के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ होने का आरोप लगाया। लेकिन बड़ा सवाल जानते हैं क्या है? बड़ा सवाल ये कि जब पाकिस्तान की सेना और आईएसआई इन आतंकवादियों की संरक्षक है, तो आखिर कौन है वो धुरंधर जो इन्हें जहन्नुम में पहुंचा रहा है? आपको पाकिस्तान में आतंकवादियों और सरकार के बीच के गठजोड़ का एक अहम सबूत मैं दिखाती हूँ, जिसे हमेशा पाकिस्तान की सेना या सरकार सीधे सीधे सिरे से नकार देती है, लेकिन तस्वीरें सब कुछ बयां कर देती हैं। अब खबर है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में चल रहे विवाद को शांत करने के लिए मध्यस्थता का जिम्मा जैश-ए-मोहम्मद को सौंपा। आतंकी संगठन, तस्वीरें भी सामने आई, जेएसी से मिलने के लिए पीओके से रावलकोट में जो डेलीगेशन पहुंचा, जानते हैं उसमें कौन था? उसमें था जैश-ए-मोहम्मद का डेजिग्नेटेड आतंकी मसूद इलियास। मसूद इलियास कश्मीरी जिसका नाम है, इलियास कश्मीरी एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल है। इससे पहले भी पाकिस्तान में सरकार, सेना, हुक्मरान और आतंकियों के बीच में जो गठजोड़ हैं उसकी तस्वीरें सामने आती रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आतंकियों की जन्नत पाकिस्तान में घुसकर कौन धुरंधर उन्हें 72 हूरों से मिलवा रहा है? भाई कुछ तो है। अभी हाल ही में फिल्म आई धुरंधर, और उसको तो एक पिक्चर के तौर पर देख रहे थे, लेकिन उस असली पिक्चर को पिछले कुछ वक्त से कोई तो है जो पाकिस्तान में अमली जामा पहना रहा है, और वो वहीं के बीच का ही कोई व्यक्ति है। अब बड़े सवाल, क्या पाकिस्तानी सेना और पुलिस ही आतंकियों की सुरक्षा करने में नाकाम साबित हो रही है? क्या पाकिस्तान सरकार ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते आतंकवादियों से पीछा छुड़ाने का प्रयास कर रही है? दुनिया भर में दहशत फैलाने वाले पाकिस्तान के दहशतगर्द कहीं आपसी कंपटीशन में तो नहीं मारे जा रहे? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह कनेक्ट हो रही हैं। राजनीतिक विश्लेषक कर्नल एसके मालिक जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। मेरे साथ में पाकिस्तान से डॉक्टर सज्जाद बुखारी कनेक्ट हो रहे हैं, और तमाम खास मेहमान और भी कनेक्ट होंगे। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सज्जाद बुखारी, मैं आप ही से चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ। जिस तरह से ये एक आतंकी का कबूलनामा, उसका दर्द, उसकी पीड़ा जो सामने आई, उसको लेकर क्या कहेंगे? और ये जो तस्वीरें सामने आई, इस पर मैं चर्चा करूं, लेकिन ये जरा बताइएगा, लश्कर-ए-तोयबा के तमाम डेजिग्नेटेड आतंकियों को चुन चुन कर मारने जाने की ना सिर्फ रिपोर्ट्स हैं, बल्कि एक वीडियो और कबूलनामा भी है। नैना, आदाब अर्ज़ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आपने अपने इंट्रो के अंदर जो है आतंकवादियों के हवाले से जो है वो एक तफरीक जो है आपने खुद ही पैदा कर दी है। आपने कभी उन 2 बच्चों को देखा है जो आपस में लड़ रहे होते हैं? यानी पहले एक बच्चा जो है वो एक बच्चे से चॉकलेट छीन लेता है,
और जवाब में दूसरा बच्चा जो है उसको एक थप्पड़ रसीद कर देता है, तो फिर वो रोने लग जाता है जिसने चॉकलेट छीनी होती है, किसने मुझे मारा है। तो कहने का मकसद ये है कि जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं या जिस वाकये का आप जिक्र कर रही हैं, मुझे आप ये बताएं कि ये जो हमजा साहब थे जी, ये जो हमजा थे जो कि एक स्टूडेंट था, मुजफ्फराबाद में उसको शहीद कर दिया, तो वो भी आतंकवादी था। मुझे इम्तियाज आलम जो था वो भी आतंकवादी था। वो जो 2016 में खैबर पख्तूनख्वा में एक सियासी जमात के रहनुमा जो कि सिख बिरादरी से ताल्लुक रखते थे, उनको कत्ल कर दिया गया। उसकी गवाहियां आई कि उसमें हिंदुस्तान मुलविस है। 20 से ज्यादा अफराद जो पाकिस्तान में कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, उनको आपने कत्ल करवा दिया। मुजफ्फराबाद में हुआ, रावलपिंडी में वाकयात हुए, तो क्या वो सारे लश्कर के बंदे थे जिनको आपने मरवा दिया? अभी आप उनको लश्कर तैयबा के लोग कह रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि जब टीटीपी या बीएलए जो है वो लोगों को वहां पे मारती है, तो आप कहते हैं वो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये जो लश्कर तैयबा या जिनके आप नाम ले रही हैं, ये अगर कश्मीर में अपनी माओ बहनों बच्चियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत कर रहे हैं बकौल कश्मीरियों के कि ये हमारे लिए लेजिटिमेट है, तो आप उनको दहशतगर्द करार, ये मुनाफकत है। सज्जाद मुझे एक बात बताओ, आप कभी बीएलए या पीओके में जो तमाम लोग एक्टिव हैं अपने प्रदर्शन के लिए, जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, उनमें से ऐसे कौन से संगठन हैं और ऐसे कौन से लोग हैं जो बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से जिन्हें आतंकवादी संगठन या आतंकवादी घोषित किया गया हो? बीएलए है क्या? जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है ना, हाँ। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो माजी में जिस तरीके से मुतालबात थे और जिन मुतालबात पर हमने जमहूरी पार्लिमानी मुअज्जब अंदाज से जिनको कबूल किया, सरे खम तस्लीम किया, अपना पेट काट के, वहां तक तो बात ठीक थी। तो लेकिन जब जेएसी आप जिसकी बात कर रहे हैं, ज्वाइंट अवामी लीग जो है आपकी, ये जो पार्टी है, ये क्या डेजिग्नेटेड आतंकी संगठन है क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? किसी देश की किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने उसे आतंकवादी घोषित किया है क्या? मैं आपको उसी तरफ आ रहा हूं ना, मेरी बात मुकम्मल हो लेने दें। तो जब उन्होंने उस बॉर्डर को क्रॉस किया, उस रेड लाइन को क्रॉस किया, जहां उनका जो मुद्दा था उसमें आप लोगों के साथ कुछ सिमिलैरिटीज नजर आ रही थी, खास तौर पर जिसमें उन्होंने उस वक्त के सरदार इब्राहिम और सरदार कयूम के हवाले से जब मौकिफ अपना चेंज किया और उन्होंने ये कहा, सुनिए, अगर ऐसी सिमिलैरिटी तो मानिए अमेरिका और हिंदुस्तान की भी नजर आती है। आपकी नजर में तो हिंदुस्तान आपका दुश्मन देश है, सिमिलैरिटी हिंदुस्तान भी आगे बढ़ने का सोचता है, अमेरिका भी आगे बढ़ने का सोचता है। आपके साथ में इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपके लिए तो सभी आतंकवादी हो जाएंगे। अरे कुछ तो लॉजिक पेश करने की कोशिश करें, अरे कुछ तो बताने की कोशिश करें ना। यासीन मलिक और आसिया अंद्राबी और मीरवाइज उमर फारूक भी तो, यासीन मलिक पर क्या आरोप है आप जानते हो क्या? मैं जानती थी कि आपका दर्द यासीन मलिक के तौर पर जरूर सामने आएगा। आपको आतंकी हाफिज सईद आपको प्यारा नजर आने लग जाता है, आपको वो तमाम लोग नजर नहीं आते बलूचिस्तान पीओके में जो लोग सड़कों पर उतरते हैं और आप उन्हें दहशतगर्द कहकर गोलियों से उड़ा देते हैं। एसके मलिक साहब, अभी भी सज्जाद को यासीन मलिक से बड़ा प्रेम नजर आता है। जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन है या नहीं है? बीएलए आतंकी संगठन किसने घोषित किया बताइएगा जरा। जेएसी को किसी ने आतंकी संगठन आजकल घोषित किया है कि आज तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के माध्यम से? नैना जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए नैना जी, पाप का घड़ा जब भर जाता है ना, तो वो फूटना शुरू कर देता है। उसकी एक लिमिट होती है। इन लोगों का क्या कहना है कि पूरी दुनिया में पाप करना है और उसके बाद ब्लेम करना है भारत को, रॉक और समथिंग लाइक दैट। इनको अपने अंदर कभी नहीं झांकना होता है। अब ये यासीन जो कौन बैठा वो तिहाड़ के अंदर उसका नाम ले रहे थे, एक्चुअली उसका नाम हम अपनी जबान से लेते वो भी एक अपवित्र हो जाता है। इसने एक सरला तो थी ना, आपने सुना होगा, कश्मीर की लड़की, उसका क्या हाल किया इन्होंने। ये जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, जब इनकी महिलाओं को बीच में से किसी को चीरा जाएगा उस दिन इनको सीरियसनेस नजर आएगी। महिलाओं को चीरा गया है बॉडी के बीच से। अरे रुक जाओ डॉक्टर साहब, रुक जाइए डॉक्टर साहब, बात कर लिया आपने। बात करने दीजिए। आपने बोला हम चुप रहे, सुन लिया आपका विचार, अब हमारा भी विचार सुन लीजिए। देखिए सरला भट्ट के केस में नया आया है वो, देखिए वो तो अंदर गया और उसकी तो 7 पुश्तें भी बाहर नहीं आ पाएगी अनलेस
ये कोई भारत ही अगर एक देखा जाए उसमें इस ऐसी चीज पाता है कि सच में नहीं, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग कन्विक्टेड है, वो अंदर रहेगा। उसने एयरफोर्स ऑफिसर को 25 गोलियां मारी है और ये उसने कबूल खुद कर लिया है। दूसरी बात यह है कि चलो हम बड़े इस पर आ जाते, इंडिविजुअल पे ना आते। देखिए, आतंकवादियों को मारा जाना कबूलनामा, वो जानते हैं इस बात को कि उनको मार रहा है अननोन गवर्नमेंट, जो भी ये धुरंधर है। अरे सुन लो यार, सुन लो, सुन लो, सुन लो, अरे सुन लो, करके आप कोई भी बयान जो है वो अपनी मर्जी से लिखवा दें। शरीफों की तरह बात करते हैं सज्जाद, तुम्हारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, शरीफों की तरह बात करते हैं, ठीक है, बात करने दीजिए, बात को डिफ्लेक्ट मत कीजिए। नैना मैम देखिए, आईएसआई के बहुत सारे ऐसे गेम हैं, वहां के जो लोग मारे जा रहे हैं उसमें आईएसआई का बहुत बड़ा हाथ है। कारण है, वैलिड रीजन है उसकी। रीजन ये है कि एफएटीएफ से बाहर निकालना, इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाना है कि जो गंदे लोग हैं, जो लोग उनको बैड नेम फेच कर रहे हैं, जिसके कारण एफएटीएफ के अंदर उनकी एंट्री हो जाती है, यानी कंट्रोल एस होकर सेव हो जाते हैं, उनको एलिमिनेट करना होता है। दूसरी चीज होती है कि ये आतंकवादी बिकने के लिए तैयार रहते हैं, जो पैसा इनको ज्यादा दे देगा उसकी तरफ ये कब चले जाए। आईएसआई को ये बहुत बड़ा डर होता है कि ये कहीं बिक के अपना मुंह ना खोल दे और हमारी एक थूथू ना हो जाए, दोबारा से हम ब्लैक लिस्ट, ब्राउन लिस्ट, ग्रे लिस्ट, सारे लिस्टों में हम दोबारा फिगर आउट ना करने लगे। तीसरी चीज होती है कि आईएसआई के पास उतना पैसा अब नहीं है जो अफगान के टाइम में हुआ करता था, यानी अमेरिका जब वहां पे काम कर रहा था, तो फंड का जो क्रंच है, जब ये पैसा मांगते हैं आतंकवादी संगठन, तो इनके जो की एलिमेंट्स है, जो इनके लिए यूज एंड थ्रो हो चुके हैं और एसेट्स नहीं रहे, लायबिलिटी बन चुके हैं, उनको ये एलिमिनेट करती ही करती है। तीसरी चीज ये है कि आपस में इनके गुटों की इतनी आपस में राइवलरी है, ये वन अपमैनशिप है कि मेरा नाम हो जाए, क्योंकि देखिए उनको फंड मिलता है पाकिस्तान सरकार से, बेस्ड उनकी भारत सरकार के खिलाफ उन्होंने कितना कत्लो गैरात कराया है। अब जब कत्लो गैरात हो नहीं रहे तो पाकिस्तान उनसे डिलीवरी चाहती है, जब डिलीवरी नहीं मिलती है तो फंड कम हो जाते हैं, जब फंड कम हो जाते हैं तो एक दूसरे पे ये लोग अटैक करते हैं वन अपमैनशिप के चक्कर में। अगली बात आती है नार्को टेररिज्म। आईएसआई का एक एजेंडा है, पाकिस्तान सरकार की तो स्टेट पॉलिसी के अंदर है नार्को टेररिज्म। ये लोग नार्को टेररिज्म के अंदर इतने इन्वॉल्व है, वहां भी पैसे का काम आता है। जब पैसे का रोल आता है तो इन दोनों में फिर एक राइवलरी आती है। सुन लो, मैं की बात कर रहे सर, आप अपनी ऐनक तार की बात करें, वो आपने ऐनक पहनी भी है, वो आप जो है ना मेरे सामने कविता पढ़ रहे हैं, वहां पे होती है और किलिंग होती है ऊपर से, वहां पे जो सुनो मेरी बात, सुनो, आपकी सोसाइटी के अंदर इंसान को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, वहां पे टारगेट और सुपारी किलिंग होती है एक तरह। ये सब चीजें इनके गैंग्स की आपस की है, ये नाम लेंगे रॉ कर दिया, ये कर दिया। बात है, अब देखिए ना, अच्छा ठीक है, मैं आगे भी बढ़ती हूँ, मैं दोबारा लौटती हूँ, लेकिन अगर आप कविता या चश्मे की अगर बात कर रहे हैं ना सज्जाद, तो एक चश्मा जो आज ही आपको एक आतंकी के माध्यम से दिखाया गया, उसने अपनी उस चश्मे से पूरी पिक्चर क्लियर कर दी। अच्छा हिमांशी सिंह जी, अभी फिल्म आई धुरंधर और पाकिस्तान में उसको लेकर कुछ लोगों ने उसकी दबी जुबान ही बड़ी तारीफ की, और इन पाकिस्तान के ही कई ऐसे बड़े सीनियर मंत्री थे जिन्होंने दावा भी किया कि हाँ उन्होंने देखा, भले चुपके देखा, वो भी मानते हैं, हकीकत से बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन बड़े स्तर पर उसका विरोध करते रहे। क्यों? क्योंकि उसकी हकीकत सामने आ गई। अब उसी अंदाज में कोई धुरंधर है जो चुन कर आतंकियों को मार रहा है, 30 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए, और ये तकलीफ खुद ही लश्कर के एक आतंकी के माध्यम से आ गई। ये क्या दर्शाता है? आखिर कौन है ये? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नैना जी देखिए, हनीफ जो है वो लश्कर ए तौयबा से संबंधित एक JKUM का अपना कमांडर है जो रिक्रूटिंग करता था, और इसके घर को आग लगा दी गई थी जनवरी में इस साल। और पिछले साल जब ये गया था अपने गांव कुइया में, लोगों ने इसको मार के वहां से भगा दिया था और जिरगा बुलाने की कोशिश की थी। जिरगा इनका एक तरीके से सेटअप पंचायत की तरह का होता है, जिसमें कि इन्होंने कहा था कि जो बच्चों को आतंकवाद की तरफ ढकेलते हैं वो रिक्रूटमेंट यहाँ से बंद किया जाए। तो ये तो इसका इतिहास है। और एक स्वयंभू आतंकवादी अगर अपनी तरफ से कोई सार्वजनिक बयान दे रहा है तो वो उसका एक बयान है, वो किसी की स्वीकार रोकती नहीं है कि इस तरह से कोई धुरंधर आके वहां पे लोगों को मार रहा है, ना ही किसी सरकार ने इस चीज का कोई फैक्ट दिया है। अब अगर हम फैक्ट पे आते हैं तो फैक्ट की बात यह है कि इनके DG ISP साहब ने कुछ समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2.5-3 घंटे की, जिसमें उन्होंने बताया था कि 54% जो आतंकवाद है वो भारत की तरफ से भेजा जा रहा है, और जिसमें उन्होंने 38 जो BLA के द्वारा मारे गए थे उनका भी हवाला दिया था। तो इनके जरा जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उनके जो वालिद साहब हैं महमूद साहब,
वो ओसामा बिन लादेन से संबंधों के लिए उनको एग्जिट जो है बैन किया गया था। ये डीजीएसपी साहब के फादर के बारे में बात कर रही हूं मैं ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। तो जब इनके यहाँ पर एक खानदानी पैटर्न है, ठीक है, और मैं ये बहुत बहुत फैक्ट के साथ बात कर रही हूँ, एक खानदानी पैटर्न है, उस चीज को ये नकारते हैं। देखिए, एक चीज होती है कि जहां पर आप आतंकवादियों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आईएसआई हो या कोई भी और गुट हो, और जब वो उनके किसी लायक नहीं रहते तो उनको खत्म कर दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको एफएटीएफ की ग्रेड लिस्ट से बचना है। उनको जिस तरीके से इनके ऊपर बैन लगाए जाते हैं, और लगातार देखिए यूएन के द्वारा ये लिस्ट निकाली जाती है। इवन यूएस, जो ये थोड़ी देर पहले अमीर हमजा की बात कर रहे थे बुखारी साहब, तो उनको भी देखिए अमेरिका ने बैन किया हुआ था, और ग्लोबल टेररिस्ट की जो लिस्ट है उसमें डाला गया था बाय यूएस ट्रेजरी। ना तो जब मैं इस आपको तरह सुन की रहा हूं, बातें लेकिन होती आपकी है, झूठ को मैं नहीं सुन सकता। आप उस्तानी जरूर होंगी, किसी रिटायर्ड स्कूल की टीचर आप जरूर होंगी, लेकिन झूठ कम बोला करें, झूठ कम बोला करें। कब कहा है अमेरिका ने, यूएसए ने कहा है हमजा के बारे में? दबा के जो जितने भी लोग हैं वो इनके यहाँ से मिलते हैं। रिचर्ड क्रीड, जिसको कि शू बॉम्बर कहा जाता था, वो पेशावर से मिला है। जो हमजा को किसने कहा है कि वो टेररिस्ट है? यूके में जो ट्यूब बॉम्बिंग हुई थी, उसके आतंकवादियों का संबंध यहीं से मिला था। हाफिज सईद इनके यहाँ सार्वजनिक तौर पे घूमते हैं, जिसपे $1 करोड़ का इनाम है। तो हम कितने सबूत दें और हम क्यों एक्सप्लेन करें? देखिए, चाहे कोई भी एजेंसी मार रही हो, रॉ को बहुत सारे और भी काम है, उसको यही काम नहीं है कि ये जो भैया जो आतंकवादी हैं उनके पीछे लेके घूमते रहे। ये तो इनकी आपसी रंजिशें हैं जो शायद सड़कों पे दिख रही हैं। और आपके शो में नैना जी 3 दिन पहले खुद जो इनके पीएलएम के जो इशाक साहब आते हैं, उन्होंने मेरे से डिबेट में कहा था, वो डिबेट आप दिखा दीजिएगा कि ये जो आपस में खून खराबा होता है ये चुनावों के दौरान। सुनिए, यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखने का जो काम है वो शो के प्रोड्यूसर कर देते हैं, और मैं उसको अपने तरीके से बता देती हूँ। यहाँ पे जो गेस्ट बैठे ना, वो अपना अनुभव, वो तमाम किताबों को पढ़कर अपने अनुभव के साथ में चीजों को जरूर साझा करते हैं। मैं रुख करती हूँ पाकिस्तान से एक और खास मेहमान, भू राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर रजा काशिफ जी भी मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। रजा जी, बहुत स्वागत है आपका बड़े लंबे अंतराल के बाद में। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, हर मंच पर हम पाकिस्तान की तरफ से सुनते रहे कि भाई वो विक्टिम है, आतंकवाद का दंश झेल रहा है, आतंकवाद से वो प्रताड़ित है, लेकिन आप ही के एक इलाके के एक आतंकवादी हैं, उनकी तरफ से बाकायदा इस बात को मेंशन किया गया। पाकिस्तान के कराची, पेशावर, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद में सालों से ये आतंकवादी रह रहे हैं, उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। या फिर यही जो आपके महोदय हैं, हमारी नजर में या दुनिया की नजर में आतंकवादी आपके अपने प्रिय, उन्होंने लंबा चिट्टा खोल दिया कि चुन चुनकर आतंकियों को, साथियों को मारा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी बात यह है कि अगर हम आतंकवाद की बात करें, आप सही कह रही थी अभी कि रा के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी और मामले को बताए। तो रॉ की तो देखें ये हालात है ना कि जिसे मैं अक्सर रावण कहता हूँ। रावण आपको पता है कि मैं चूंकि क्षत्रिय हूँ, और जानते हैं देखें मैं तो क्षत्रिय बुद्धिमान सबसे बड़ा ज्ञाता, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी नागरिक हूँ, आप एक भारतीय हैं। बस 47 के बाद ये फर्क पड़ा है। तो थोड़ी थोड़ी हमारी सिमिलरिटीज तो है ना, तो हम अच्छा प्यार से भी बात कर सकते हैं। तो देखें, बात ये थी कि रात तो ताशकंद में देखे ना, 11 जनवरी को जब शास्त्री का मर्डर हो जाता है तो उसको भी नहीं बचा सके, कुछ भी नहीं कर सके। अब आप ये ना कह दीजिएगा उस वक्त तो रात बनी नहीं थी। तो देखे नहीं बनी थी तो ये किसकी गलती है? रावण तो था ना, 1000 साल पहले आ गया था। तो अब फैक्ट को अच्छे तरीके से चले, और बजाय ये ब्लेम गेम करने के मैं कहूंगा जी इंडिया करता है, इंडिया के पाकिस्तान करता है, हमें अच्छी बातें करनी चाहिए, कोई पॉजिटिव आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। ये कब तक हम चलाएंगे? देखिए, आखिर देखिए हमारा डीएनए का एक ही है ना। आपने मैं भी देखे जितने, अगर आपने कहा मुस्कुराते हुए या फिर अच्छे से बात कर, मुझे यही अंदाज सबसे अच्छा लगता है। इतने गंभीर विषय को भी आप इतनी खूबसूरती के साथ में मुस्कुराते हुए पेश करते हैं, इतने गंभीर मसले को भी, जो मतलब क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो आतंकवाद सबसे बड़ा दंश रहा। आतंकवाद की धरती अगर पाकिस्तान को कहा गया, और वहां पर अगर वो उसी चीज को लेकर परेशान है, आपने कितनी खूबसूरती से उस परेशानी को स्वीकार भी किया। और आपने ये भी कहा कि अगर जिस समय शास्त्री जी की अगर हत्या की गई उस समय रॉ मौजूद नहीं था तो होना चाहिए था। अब जो था वो तो नहीं पता, मौजूदा वक्त में आपने उस परिस्थिति को भी बड़े अच्छे से बता दिया। अब आप मुझे बता दीजिए कि आखिर पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसीज कहाँ है? आपकी सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास आईएसआई
कहाँ व्यस्त हैं? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी, मैं तो अच्छा ही बोलती हूँ, इंटेलिजेंसीज बुरा लग जाता है जिनको आप बस। कहते हैं, वो कहाँ होती हैं? तो देखें, ये सवाल तो फिर 9/11 के वक्त भी बनता है कि अमेरिकन सीआईए कहाँ थी जब आके जहाज टकरा गए, जो दुनिया में अमेरिकन सीआईए सब कुछ करती है, वो उसका पता ही नहीं था। तो ये बात नहीं होती, इंटेलिजेंसियों की भी एक रिसोर्सेज होती हैं, वो आगे जाके दे देती हैं। अब गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो उसको कितना स्वीकार करते हैं, उसके ऊपर कितना अमल करते हैं, ये चीज नहीं होती। हमेशा इंटेलिजेंस उसके पास, हर मुल्क की इंटेल के पास कोई खबरें होती हैं और सबके पास होती हैं। और एक और चीज को भी अंडरस्टैंड करें कि आज आपको ये सोचना होगा कि भारत कहां खड़ा है और बाकी ये कह देना कि पाकिस्तान की सरजमीन आतंकवाद है। तो पाकिस्तान की सरजमीन जो जमीन है, ये तो भारत ने 47 में नेहरू ने उठा के दी ना। नेहरू ना मानते कि भाई मैं नहीं मानता, मैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को मैं दे रहा हूं क़यादत, लीडरशिप दे रहा हूं इंडिया की, नहीं दिया। अच्छा ठीक हिस्ट्री है, में लिखा है ना। अच्छा ठीक है। मैं गांधी एसके मालिक जी, अगर ये धरती के बंटवारे को लेकर, एक जमीन के बंटवारे को लेकर अगर यहाँ पर ये बात कह रहे हैं, तो मुझे इस बात को जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा। एक परिवार के दो लड़के, एक थोड़ा संपन्न, दोनों को बराबर बराबर में ये कहा जाए संपत्ति मिली। एक थोड़ा नॉटी था, उसने अपनी उस तमाम चीजों को, अपनी अय्याशी, अपनी ये कहा जाए कि बगैर गलत प्लानिंग, गलत नीतियों की वजह से बर्बाद कर दिया। और उसने उस इन्वेस्टमेंट, दूसरे वाले ने इस इन्वेस्टमेंट के साथ में 100 का 1000 या करोड़ों बना लिया। तो इसमें नालायकी किसकी थी, गलती किसकी थी? 1000 से 100 करोड़ बनाने वाले की या 1000 से 0 पर लेकर आने वाले की? मैं बता रहा हूं ना, गलती सारी नेहरू की है। मैं आपको बताऊं, हाँ, पाकिस्तान बना नेहरू की वजह से। 2026 में अगर पाकिस्तान में आतंकवादी मारे गए तो आपको गलती नजर आ रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। अगर पाकिस्तान भुखमरी की दहलीज पर है, 2026 में अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है, तो उसमें गलती है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। अगर पाकिस्तान के पास में इतना कर्जा है, चारों तरफ से आतंकवादियों से घिरा हुआ है क्योंकि प्रेम उन्हें है, तो उसमें हिंदुस्तान की गलती है। पीओके में अगर जनता अपनी सड़कों पर उतर आई है अपनी मूलभूत तमाम मांगों को लेकर, तो उसमें गलती है आज से 80 साल पहले की। वाह वाह वाह, क्या तर्क दे रहे हैं। पानी पीजिएगा जवाब, क्योंकि आपको देना पड़ेगा पानी पीकर। एसके मलिक साहब। नैना जी देखिए, डॉक्टर रजा कासिफ जो बोल रहे हैं, मैं उनकी चीजों को एक एक ना जाके थोड़ा सा मैं उसको सार के रूप में बोलता हूं। देखिए रजा कासिफ साहब, आप, मैं समझता हूं कि अच्छे पत्रकार है, आपने इतिहास को अच्छी तरह से पढ़ा होगा। 1930 से लेकर 46 तक की एक्टिविटी देखिए, 46 तक 16 साल की। वही एक कवि जो कहते थे कि हिंदुस्तान के बारे में कसीदे पढ़ते थे, यानी इकबाल, है ना। इकबाल ने फिर क्या कहा, ये आप जान लीजिए, मैं एक एक कहूंगा तो लंबी हो जाएगी डिबेट। जो आदमी भारत को सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा बोलता था, वो ही पाकिस्तान के लिए एक तरह से लॉबिंग करने लगा। और रही बात ये भारत का विभाजन, देखिए मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो बटर बटर करके घुमाएगा। दो ही मेन कारण थे, एक तो जिन्ना की प्रधानमंत्री बनने की चाहत और इधर भी चाहत थी। दूसरी बात, हिंदुओं के प्रति घृणा, पूरी तरह से ये कह देना कि मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता। सारी कहानी यहां पे थी। 46 के इलेक्शन हुए थे, 95 वोट इस बात के लिए हुआ था कि मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता। इस झूठ को, परपंच को कितना भी घुमा के बोल लो, और यही कहानी, ये चलो बाउंड्री खिंच गई, लैंड मास हो गए, 2 हो गए। कासिफ साहब, उसके बाद अगर जनता ये कहती कि नहीं ठीक है, हम अलग अलग हो गए, हमको साथ रहना चाहिए, हुआ क्या, आपके यहां पे जो एक तरह से जिहादी मानसिकता पैनक पर उसको एक तरह से डेवलप किया गया इन ए सिस्टमेटिक वे, राजा के थ्रू। राजा का मतलब जो आपके प्रीमियर रहे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर कहलाए या प्रेसिडेंट कहलाए या जियाउल हक कहलाए, कहने का मतलब है मार्शल लॉ वहां पे हो। अगर वो जहनियत ठीक हो जाती, आज आपके बच्चे हमारे बच्चों के साथ एक अच्छी बात कर रहे होते, ये नहीं होती। और दूसरी बात ये सारी कहानी है, जैसे ही आजादी मिली, आप तो हमसे आगे थे जीडीपी में, हमने पैसे भी दे दिए थे करोड़ों रुपए, तब जाके आप हथियार दुनिया से वर्ल्ड वॉर 2 के हथियार खरीदे थे बचे हुए, और हम थे बेवकूफ इस चक्कर में रहे कि हमारे भाई हैं और हमसे कट के अलग हुए थे, इनको सपोर्ट किया जाए, हमने हुए ना। तो कासिफ साहब देखिए, सच्चाई का सामना करें, और सच्चाई के सामने से अगर आप अपनी जनरेशन को अभी भी ठीक करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले ये जितने मौलवी उठा के इनको अरब सागर में फेंकिए,
है कि इनको वहां से, क्योंकि तब आपके बच्चे अच्छे बनेंगे, अच्छे सिटीजन बनेंगे, पाकिस्तान की भी अच्छी बात करेंगे, वर्ल्ड लेवल पे सोच रखेंगे एक, और तब जाके पाकिस्तान की स्टैंडिंग बनेगी। तब आप कटोरा लेके, वो देश नहीं होगा जहां प्राइम मिनिस्टर खुलेआम स्वीकारता है कि मेरे पास अलग अलग साइज के कटोरे हैं, मैं जिस देश में जाता हूं उसी साइज का कटोरा निकाल लेता हूं। ये बात आप समझिए बात को, हम यूं घूमते रहेंगे चारों तरफ को पुश, सज्जाद कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से। जी 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 सज्जाद। देखिए नैना, संजीदा बात जो है वो मैं चाहूंगा, बिल्कुल ठीक कहा राजा साहब ने। राजा साहब बस ये कि थोड़े से दिल के मासूम इंसान है, तो वो अपने ख्यालात के आईने से सबको देख रहे हैं। राजा साहब, आपने जो बात की थी ना, हमने जो है नेहरू से जो है वो डंके की चोट पर जो है 2 नेशन थ्योरी के तहत, और आज ये साबित हो रहा है। असम देख लें, गुजरात में कत्लो गारत देख लें, आज त्रिपुरा में सुने ना, रॉन्ग दिस इज पब्लिसिटी, इज अ कंप्लीटली प्रोपेगेंडा। देखिए नैना जी मेरी बात सुनिए, नॉर्थ ईस्ट के बात सुनने प्रोपेगेंडा हुआ तो काउंटर कर लीजिएगा। मुझे सीधी सी बात। अच्छा मालिक सर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, पहले सज्जाद की बात पूरी होने देते। पूरी दुनिया के सामने तस्वीरें झूठी थोड़ा हो जाएंगी। अगर ये सुनिए सर, नॉर्थ ईस्ट का जिक्र करते हैं, कितना शांतिपूर्वक तरीके से वहां पर इलेक्शंस हो जाते हैं, खूबसूरती के साथ में लोग अपनी बात को रखने के लिए सड़कों पर भी आते हैं और उनकी बातों को सुना जाता है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर मीडिया से लेकर सरकारों तक उनकी आवाज पहुंचती है। पाकिस्तान के हुक्मरानों में इतनी हिम्मत है क्या? आपके पीओके में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग सड़कों पर उतर आते हैं, आप तो गोलियों से भून देते हैं, तो आपकी जुबान से तो बातें शोभा नहीं देती। सज्जाद बोलेगा अपनी बात, क्या कहना चाह रहे हो? जी हाँ नैना, वो बिल्कुल आप ठीक कह रही है। वो लोग जो है वो चाय की जगह पे जो है वो दूध पीते हैं, और खाने की जगह पर जो है वो शहद खाते हैं, वो तो सारी दुनिया को पता है। अच्छा, बात ये है कि आप अभी थोड़ी देर पहले आपकी पूरी गुफ्तगू में धुरिंदर, धर्मेंद्र और नरेंद्र, ये 3 चीजों जो आपकी गुफ्तगू का महवर था। मुझे आप बताएं, क्या ये जो राजौरी में भी कोई धर्मेंद्र फिर रहा है, कोई धुरिंदर है? राजौरी में भी कोई धुरिंदर है? ये कुलगाम में भी कोई धुरिंदर था जिसने ये तुम्हारे छोड़े हुए सपोले अभी बिल से बाहर निकल रहे हैं, दोबारा से अपने बिल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनका फन कुचला जाएगा। पहलगाम में भी धुरिंदर था ना, पहलगाम में भी धुरिंदर था, कुलगाम में भी धुरिंदर था, राजौरी में भी धुरिंदर था, तो फिर धुरिंदर यहाँ पर भी होगा ना। में जितने आ रहे तुम्हारे भेजे हुए हैं, कहां से आगे वो उपयोग? तुम लोग भेजते हो उनको, और तुम शांत रहे क्योंकि तुम्हारा फंड लास्ट ईयर कुचला गया था ना। अरे मिस्टर ठुकाई लास्ट ईयर की ठुकाई 1 साल में भूल गए, 1 साल के अंदर भूल जाते तुम लोग। उसके बाद फिर आपको छोड़ दिया, आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे जितने तुम मार के तुम्हारे हैंड ओवर करेंगे, तुम्हें गिफ्ट करेंगे, समझे? गिफ्ट करेंगे तुम्हें, उनको पैक करके तुम्हें गिफ्ट करेंगे। और तुमको एसके मालिक सर नाराज होने वाली बात नहीं है। सज्जाद देखिए, हर चीज में अगर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, कई बार कुछ सांकेतिक और कूटनीतिक तरीके से भी जवाब होते हैं। कई बार हर समस्या का समाधान सिर्फ एक नहीं होता। हिमांशी जी, क्या मैं गलत कह रही हूँ? और उस समस्या का समाधान अब तो इनके सोकॉल जो फादर हैं उनकी तरफ से भी आने लगा है। ये जिनके नाम पर बहुत उछलने की कोशिश कर रहे थे, आज तो उन्होंने एकदम चाय में मक्खी की तरह उखाड़ कर फेंक दिया। और जरा इनको बताइएगा, ये जो पूरी लिस्ट आई थी, बस एक और, ये जो पूरी लिस्ट आई थी आतंकियों को ढेर करने की, इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है, पहले तो आम बाशिंदों के लिए पाकिस्तान सुरक्षित नहीं था आतंकवाद की वजह से, अब पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए भी सुरक्षित नहीं है। इससे ज्यादा हंसने वाली बात और क्या होगी? देखिए, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि आतंकवादी मारे क्यों जा रहे हैं, मेरा ये क्वेश्चन है कि वो सारे आतंकवादी पाकिस्तान में ही क्यों मिल रहे हैं। जब इनके यहाँ पर इनका जो एक स्टेटमेंट आता है कि अगर बलोच कोई भी विद्रोह होता है तो उसको कहती है फितना हिंदुस्तान है, अगर टीटीपी कहीं कुछ करती है तो कहते हैं कि फितना अल ख्वारिज है, यानी उसको कहीं ना कहीं भारत से जोड़ने की कोशिश करते हैं। इनके यहाँ इलेक्शन चल रहे हैं, अब जो बेसिक नीड्स को लेके इलेक्शन शुरू हुए थे वो अब बिल्कुल राइट्स में बदल गए हैं। आपने जो एक मेन उसमें कंटेस्टेंट थे जेएसी, उसको आपने कर दिया बैन। आपको एयरपोर्ट्स बनाने चाहिए थे, हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए थे, वो आपके पास में है नहीं। आपके यहाँ पर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी कुर्सी म्यूजिकल चेयर खेलने में लगे हुए, किसी ने आज तक कोई टर्म पूरा किया नहीं। और आज तो बिलावल भुट्टो का भी एक वीडियो आ गया जिसमें वो टिकटॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। अब किसको वो धमकी दे रहे हैं पता नहीं, क्योंकि एक तरफ तो इनकी कुर्सियां जो है मिली भगत से बैठी हुए हैं ये सेंटर में, अब यहाँ पर एक दूसरे आ गई तो आईएसआई है। मजेदार बात ये आईएसआई का चुनाव आप पलाप रही है, हर बात में जो आईएसआई को पाकिस्तान ने बैन कर दिया है, क्योंकि अल जजीरा रिपोर्टिंग कर रहा था जो चुनाव चल रहे हैं जिसमें कि लोग वोट डालने ही नहीं आ रहे हैं।
राजौरी में आ गए तो ISI, पहलगाम में आ गए तो ISI, कुलगाम में आ गए तो ISI। तो जहां ISI मुद्दा हो, आपका नाम बुखारी साहब, आपका नाम कर्नल हिमांशी है क्या? सवाल तो कर्नल हिमांशी से कहा गया है, तो आप कर्नल हिमांशी को जवाब देने दें। कृपया वेट करें अपने जवाब देने का। मेरे से सवाल पूछा गया तो मुझे जवाब देने दीजिए, आपका टर्न आएगा। तो देखिए, हर चीज को भारत का प्रायोजित आतंकवाद बताना, वो इनकी अपनी जो नाकामियां हैं उनको छुपाना है, क्योंकि इंटरनल जो फ्रैक्शंस हैं जिसकी वजह से देश में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बलूचिस्तान अलग भागा जा रहा है, आतंकवादी जो निकलने की कोशिश कर रहा है। पहले तो देखिए भारतीय एजेंसी मारती थी, अब उनके खुद के गांव वाले, जैसे मैंने कहा कि हनीफ को तो कुइयां वाले गांव वाले मारने लगे, और अब वो आके दूसरी जगह पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि इनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई लगातार की जा रही है उससे ये लोग इतने परेशान हैं, क्योंकि आतंकवाद ही इनके जीवन का एकमात्र स्रोत है, और जिसकी वजह से इनकी जो पाकिस्तान की फौज है ना, वो भी जाकर जो है सिख रहनुमाओं को मारने आप अमेरिका पहुंच जाते हैं आतंकवाद के लिए। सही कह रही हैं, आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और इसी बेसिस पे ये पूरी दुनिया से जाके लोन मांग के आते। 9/11 के बाद में इन्होंने अमेरिका के पैर पकड़ लिए कि भाई हमको भी आतंकवाद ने ग्रसित किया हुआ है। तो फिर भाई अगर ग्रसित थे तो आपके यहाँ पर आपका एबटाबाद में मैडम कोई नई बात करें, आप स्कूल की रिटायर्ड टीचर हैं, आपके पास पुराना स्क्रिप्ट है, रगड़ा हुआ पुरानी किताब है। सज्जाद सुनिए ना, और यही बात है कि जो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है वो ऐतिहासिक पहलू आप समझना नहीं चाहते। आपको लग रहा है कि वो रटी रटाई बातें हैं। इतिहास को कैसे बदल पाएंगे? ना आप 47 बदल पाएंगे, ना 71 बदल पाएंगे, ना 1990 बदल पाएंगे, ना 2025-26 बदल पाएंगे, नहीं बदल पाएंगे ना। तो यही इतिहास में दर्ज है। अच्छा रजा काशिफ जी, मुझे जल्दी से इस बात को एक बार बताने की कोशिश कीजिएगा। आपने अभी रावण का जिक्र किया, आप वही रॉ या रावण जिनको आप कहते हैं वो वाकई में पाकिस्तान में आतंकियों के लिए वो रावण ही होंगे। यही आपके जो कुछ रावण हैं वो पहुंच जाते हैं पाकिस्तान के तमाम इलाकों में आपके आतंकियों को धराशायी करने के लिए। पाकिस्तान की सेना, सरकार और आपकी सो कॉल्ड फील्ड ISI, फील्ड मार्शल कहाँ नींद निकाल रहे हैं? कहां बाहर फ्री की बिरयानी खा रहे हैं कि अपना देश ही नहीं वो सुरक्षित कर पाते? बताइए, मेरी इस बात पे सज्जाद भी हंस दिए। रजा काशिफ जी का शायद नेटवर्क का कंसर्न है, मुझे लग रहा है। रजा काशिफ जी, अच्छा ठीक है, रजा काशिफ तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मैं एक लास्ट, सज्जाद आपसे एक बात ये जानना चाह रही थी। आपने कहा कि हमजा को आखिर किसने आतंकवादी घोषित किया? मैं वही देख रही थी, 2012 में ट्रेजरी डिपार्टमेंट है अमेरिका का ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया, लश्कर की सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का उसे सदस्य चुना गया। ऐसी तमाम अलग अलग एजेंसीज हैं उसने आतंकवादी घोषित किया है। और आप जिन्हें टीचर करार दे रहे हैं ना, वो टीचर एक्चुअली इन्हीं तमाम अध्यायों के साथ में पढ़कर बनी है। तो कम से कम फैक्ट की बात कीजिए। और आतंकियों को ऐसे ही घर में घुसकर हिंदुस्तान के जो तमाम, ये कहा जाए जो हिंदुस्तान के घर में घुसेगा उसको सबक भी यूं ही सिखाया जाए। एंकर हैं, आप अपने एनालिस्ट को जो है वो रेस्क्यू करने के लिए आ जाती है। अरे मैं रेस्क्यू कहाँ कर रही हूँ, मैं तो आपको बता रही हूँ हकीकत। शायद आपके पास में वो आंकड़ा नहीं होगा, इतिहास का पन्ना, वो किताब आप तक नहीं पहुंची होगी। चाहिए थे, आप रेस्क्यू करने आ गई, अपने एनालिस्ट को रेस्क्यू करने आ जाती हैं। अगर इतने इनकॉम्पिटेंट है तो इनसे पानी पूरी का कारोबार करवाएं, वहां जाकर कुछ छोले की रेडी लगाएं। आपको बहुत अच्छे से पता है पानी पूरी का कारोबार बहुत चलता है। डॉक्टर यही बात हम आपको कह रहे थे कि उसको आतंकी घोषित किया हुआ है। आप चुप हो जाए मलिक साहब, आपका बीपी सज्जाद अपनी भाषा ठीक करो। टीचर बोलता, टीचर होना कोई गुनाह है क्या? अरे टीचर तो देश का भविष्य बनाते हैं, इसलिए तो कह रहा हूँ। नहीं सर, वहाँ पर नहीं है ना, नहीं सर, वहाँ पर नहीं है ना। वहाँ पर अगर होता तो शायद शिक्षा का स्तर कुछ और होता। वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब आगे दुनिया बढ़ रही है, तो अभी भी अगर पिछले इतिहास के पन्नों में ही अगर उलझे हुए हैं, अगर स्कूल होता, टीचर होता, तो वहाँ पर ये चीज़ होती। यहाँ पर टीचर होना इन्हें गुनाह नजर आता है। पानी पूरी का ठेला लगाना मेरे लिए तो वो भी बड़ा सम्मानजनक है। आपको बहुत अच्छे से पता है, शायद उस बात को आप बखूबी जानते हैं। वेल, वहाँ पे सुनिए ना, अगर आप ये बिजनेस करना चाह रहे हैं सज्जाद, वो आपका चलेगा
रहेगा नहीं, क्योंकि पानी वैसे ही बंद हो गया, सिंध नदी है ही नहीं आपके यहाँ, पानी वैसे ही सूख रहा है, वो वहां पर भी पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। वेल, जोक सपाट, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में कुछ आतंकी जो चुन चुन कर मारे जा रखे हैं, कोई धुरंधर, वहां पर अब काल बना हुआ है, और यही बड़ी तकलीफ और बड़ी चिंता कहीं ना कहीं वहां के हुक्मरानों के लिए है। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, तमाम खबरें आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।